हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सिंचाई व सिंचाई परियोजना को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सिंचाई परियोजना को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। जी देखिएगा, सबसे पहले बात करें हम सिंचाई परियोजना की। जी सिंचाई परियोजना, जी सिंचाई परियोजना को क्षेत्र विशेष के आधार पे या उनकी सिंचाई के क्षेत्र के हिसाब से या क्षेत्रफल के बेस पे इसको तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। हम इनको तीन भागों में बांटेंगे। एक तो लघु सिंचाई परियोजना, एक होती है मध्यम और एक होता है वृद्ध सिंचाई परियोजना। यानी लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृद्ध सिंचाई परियोजना। देखिए, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या होता है। इसके अंतर्गत जो सिंचाई का क्षेत्र होगा वो 2000 हेक्टेयर के बीच होगा। यानी 2000 हेक्टेयर तक का जो सिंचाई क्षेत्र आएगा वो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएंगे। और कुछ परियोजना ऐसे होंगे जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर को सिंचाई करेंगे। तो यहां से 2000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचाई अगर किसी परियोजना से होती है तो वो होगी मध्यम सिंचाई परियोजना। और वृद्ध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई करने का प्रावधान रखा जाता है। अब बात आती है कि सिंचाई में भारत में जितना भी कुल सिंचाई योग्य जल है, भारत में कुल जितना भी सिंचाई योग्य जल है, मतलब अपने आप में 100% है। उस 100% में राजस्थान को कितना प्राप्त होता है। जी ये बात आपको याद रखनी है कि भारत में कुल सिंचाई योग्य उपलब्ध जल का राजस्थान के अंतर्गत कितना आता है, यह बात पूछ सकता है। यानी भारत में कुल सिंचाई योग्य जल का राजस्थान के अंतर्गत कुल कितना आता है, तो याद रखिएगा 1.16%। यानी भारत में सिंचाई योग्य जो 100% जल है उसमें से राजस्थान को मात्र राजस्थान में 1.1% है, या फिर कहें 1% जल ही उपलब्ध होता है। ओके, कितना? 1%। ओके, जबकि आप ये भी जानते हो कि राजस्थान का जो कृषि योग्य क्षेत्र है, राजस्थान का कृषि योग्य जो क्षेत्र है उसका 2/3 भाग तो वर्षा पर आधारित है और 1/3 भाग सिंचाई पर, जैसे किसी परियोजना पर आधारित है। तो इसके बाद हम ये कहें कि राजस्थान का 2/3 भाग जो कृषि योग्य है, वो किस पर आधारित है, तो जी ये आधारित है वर्षा जल पर आधारित होगा। वर्षा जल पर आधारित, या ये कह दें कि राजस्थान का कितना कृषि योग्य भूमि का कितना भाग वर्षा जल पर आधारित है, तो वर्षा जल पर है 2/3 भाग और 1/3 भाग जो है वो सिंचाई परियोजना से आधारित है, या किसी नहर से या कुओं से या नलकूप से या झरनों से जो सिंचाई होती है वो मात्र 1/3 भाग होती है। ओके, अब इसके बाद आती है कि संपूर्ण भारत में जो सिंचित क्षेत्र है, यानी संपूर्ण भारत में जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है उसका राजस्थान के अंतर्गत कितना आता है। जी राजस्थान के अंतर्गत 9.2% आता है। और ये डिजिट आपको याद रखनी है, एग्जाम में डिजिट काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो नेक्स्ट बात आती है भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का राजस्थान के अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है।
कितना प्रतिशत आता है? तो यहां पर जो आपका जवाब होगा वो रहेगा जी 9.2%। यानी 9.2% जो भाग है वो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र, यानी भारत का जितना भी कुल सिंचित क्षेत्र है उसके अंतर्गत राजस्थान में मात्र 9.2% आता है। कितना आता है? 9.2% आता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात जो आती है कि भारत में कुल जैसे सिंचाई योग्य जो जमीन है या फिर कृषि योग्य जो जमीन है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी भूभाग हैं जहां पे सिंचाई नहीं होती, जहां पे कृषि नहीं होती, व्यर्थ भूमि है। तो याद रखिएगा भारत की कुल जो व्यर्थ भूमि है उसका 20% राजस्थान के अंतर्गत आता है। कितना? भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान के अंतर्गत 20% आता है। आपको यह पूछा जाएगा कितना आता है, यानी भारत का कुल जो व्यर्थ भूमि है जिसपे सिंचाई नहीं होती, जो सिंचित क्षेत्र नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसके अंतर्गत जो व्यर्थ भूमि वो कितने प्रतिशत राजस्थान के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा 20% आती है। कितनी आती है जी? 20%। अब इसमें से देखो व्यर्थ भूमि को हम 3 प्रकार से बांटेंगे। तो एक तो व्यर्थ भूमि, जैसे ये कहूं कि राजस्थान की व्यर्थ बंजर भूमि, व्यर्थ बंजर भूमि, यानी बंजर भूमि कहां है सबसे ज्यादा? राजस्थान की व्यर्थ बंजर भूमि कहां पे सबसे ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा जी जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। यानी राजस्थान की व्यर्थ बंजर भूमि जिसके ऊपर सिंचाई नहीं होती, कृषि नहीं होती, बंजर पड़ी है। इसके बाद है राजस्थान की पठारी भूमि, यानी राजस्थान की व्यर्थ पठारी भूमि जो है, इसमें कह सकते हैं राजस्थान की व्यर्थ पठारी भूमि, यानी पहाड़ी इलाका जिसके ऊपर कोई सिंचाई नहीं होती, वो सर्वाधिक कहां पे है जी? आपका जवाब होगा राजसमंद। क्या होगा? राजसमंद। जबकि कुछ भूमि ऐसी है राजस्थान की, या राजस्थान में सर्वाधिक पर्ती का अर्थ होता है चट्टानी भूमि, पर्ती भूमि, राजस्थान में व्यर्थ पर्ती भूमि सर्वाधिक का है। तो पर्ती भूमि का जब जवाब आए तो आपको जवाब जोधपुर देना है। क्या दोगे? जोधपुर। तो देखिएगा नेक्स्ट बात आती है राजस्थान की सर्वाधिक व्यर्थ पर्ती का अर्थ होता है चट्टानी भूमि, वो सर्वाधिक जोधपुर में। अगर हमें सीधा ही पूछे कि राजस्थान में व्यर्थ भूमि किन किन जिलों में आती है, तो व्यर्थ भूमि का ये जो 20% हिस्सा आता है ये जैसलमेर, राजसमंद और जोधपुर। ये याद रखिए कि व्यर्थ भूमि राजस्थान की सर्वाधिक किन जिलों में है? तो याद रखिए जैसलमेर, राजसमंद और जोधपुर आपका आंसर रहेगा। अब दोस्तों इसी सिंचाई परियोजना सिंचाई के अंतर्गत हमें यह जानना है कि राजस्थान में कुल कितने सुरक्षित जल भंडार कितने हैं, कुओं से, नहरों से, नलकूपों से, झरनों से कहां कहां सिंचाई होती है, सर्वाधिक कहां होता है, सबसे कम सिंचाई कहां होती है, इसके ऊपर अब अपन चर्चा करते हैं। अब देखें राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार, जैसा कि पीछे एक बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में कितने सुरक्षित जल भंडार हैं। जी राजस्थान में 25 सुरक्षित जल भंडार हैं। कितने हैं जी? 25। तो याद रखिए राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार, तो आपका जो जवाब होना है यहां पे 25 होगा, 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। इसके बाद हम सिंचाई की बात करें, देखो राजस्थान में नहरों से सिंचाई कितनी होती है, यानी नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो याद रखिएगा 31.11%, यानी 31% की लगभग राजस्थान में सिंचाई नहरों से होती है। और ये सर्वाधिक कहां होती है? अगर हमें बात सर्वाधिक की पूछेगा ना,
तो हमें जो जवाब देना है वो 1 नंबर गंगानगर होगा। जब ऑप्शन में गंगानगर हो तो गंगानगर करना है, और 2 नंबर आपको हनुमानगढ़ करना है। क्या करना है? हनुमानगढ़ करना है। ओके। अगर बात कुओं की बात आ जाए कि राजस्थान में कुओं से कितनी सिंचाई होती है, जी कुओं की सिंचाई की बात करें तो कुओं से जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। 42% यानी 42% जो सिंचाई है वो कुओं से जयपुर में होती है। तो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहां होगी? कुओं से सर्वाधिक सिंचाई, यानी कुओं से अगर सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो आपको जवाब देना है जी जयपुर। क्या देना है? जयपुर। और कितने परसेंट? 42%। अब कुओं के बाद बात आती है नलकूपों से, यानी राजस्थान में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? जी नलकूपों से जो सिंचाई होती है सर्वाधिक वो भरतपुर में होती है, और भरतपुर में इसमें 28% यानी 28% की लगभग नलकूपों से सिंचाई भरतपुर में की जाती है। तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होगी? जी सर्वाधिक सिंचाई, तो हमारा जो जवाब होना है यहां पे वो होगा जी भरतपुर। क्या होगा? भरतपुर होगा। और भरतपुर में कितने परसेंट? 28% की लगभग होगी। कितने होगी? 28%। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, कुओं और नलकूपों से। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक बार आया भी हुआ है कि कुओं व नलकूपों से सिंचाई, एक तो प्रतिशत पूछा जाता है कि कुओं या नलकूपों से सिंचाई का कुल कितना प्रतिशत किया जाए, यानी कुओं या नलकूपों से सिंचाई कितने प्रतिशत होती है राजस्थान में। तो याद रखिएगा 67.45 या फिर 67.45%। ओके, या 67.45%। ओके। अब अगर बात यहां पे सर्वाधिक किया जाए, देखो दोनों की बात आ रही है। यहां सिर्फ किसकी बात कर रहा है? कुओं की, और कुओं की जयपुर में और नलकूप से भरतपुर में। पर यहां जो बात कर रहे हैं कुओं और नलकूप दोनों से, तो कुओं और नलकूप दोनों से बात आए तो सर्वाधिक करना है जी जयपुर। और अगर आपको जयपुर ना मिले तो 2 नंबर जो ऑप्शन देखना है वो अलवर देखना है कि जयपुर के बाद किस में होती है? जी अलवर में होती है। ओके, याद रहेगी। ओके, अब देखिए, अब चलते हैं अपन तालाबों की ओर। जी चलते हैं तालाबों की सैर से। देखो तालाबों से सिंचाई की बात करें, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? पहली बात यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है। तो सर्वाधिक पे दोस्तों याद रखना है आपको, सर्वाधिक में नाम भीलवाड़ा देना है। तालाबों से सर्वाधिक कहां होती है? भीलवाड़ा। अब आप सोच रहे हो कि ऑप्शन में भीलवाड़ा नहीं मिला, तो जी अगर भीलवाड़ा ऑप्शन में है तो भीलवाड़ा ही करना है। अगर भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे में क्या करेंगे? 2 नंबर हम जो चूज करेंगे वो उदयपुर करेंगे जी। क्या चूज करेंगे? उदयपुर चूज करेंगे। ओके, समझ में आया? 1 नंबर पे हमें भीलवाड़ा करना है। अगर भीलवाड़ा हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा तो, क्योंकि आजकल ऐसे ऑप्शन ज्यादातर मिलते हैं कि इसमें फर्स्ट और सेकंड वरीयता से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा, तालाब से भी आपको कोई डाउट नहीं। अब बात आती है नदी व झरनों से। नदी व झरनों से, नदी व झरनों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वहां पे सर्वाधिक जो होती है डूंगरपुर में, और 2 नंबर पे होती है बांसवाड़ा, जिसमें नदी और झरने दोनों हैं। लगभग 0.03 या 0.3% होगा। तो नदी व झरनों से सर्वाधिक जो होगी, सर्वाधिक सिंचाई वो होती जो 1 नंबर पे, तो हमें डूंगरपुर देखना है। क्या देखना है जी? डूंगरपुर देखना है। अगर हमें डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं मिले तो हमें जो जवाब ढूंढना है वो हमारा जवाब होगा बांसवाड़ा। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो हमें डूंगरपुर करना है, यहां दोनों हो भीलवाड़ा करना है, यहां दोनों हो अलवर करना है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात आती है कि प्रतिशत आधार पर, किस आधार पर? प्रतिशत आधार पर, या प्रतिशत आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा है, या राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा, इस पे बात करते हैं। देखिए एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, या सिंचित जिला पूछ ले, तो आपको जो जवाब देना है वो आप पे गंगानगर ही देना है। क्या देना है? गंगानगर। अगर न्यूनतम की बात आ जाए कि राजस्थान में न्यूनतम
न्यूनतम सिंचित क्षेत्र पूछ ले तो आपको यहां पे राजसमंद देना है। क्या देना है? राजसमंद। राजसमंद में पठारी भूमि है। और इसके बाद अगर प्रतिशत आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र पूछ लिया जाए या जिला पूछ लिया जाए तो हमें जवाब चूरू जिला देना है। क्या देना है? चूरू जिला देना है। यह बात थी सिंचाई से संबंधित। किससे संबंधित? सिंचाई से। अब बात करते हैं सिंचाई परियोजना से। देखो कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिनका एक ही मकसद नहीं होता, यानी सिंचाई के साथ साथ एक होती बहुउद्देशीय योजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना जो होंगी उसके अंतर्गत सिंचाई भी की जाती है और साथ ही साथ उनसे विद्युत का उत्पादन भी होता है। मतलब एक ही उद्देश्य के लिए नहीं, अनेक उद्देश्यों के लिए जिन परियोजनाओं को बनाया गया है, चाहे वो साथ ही पेयजल के लिए हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे वो विद्युत उत्पादन के लिए हो, तो ऐसे जो परियोजना होती हैं वो कहलाती हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे और बहुउद्देशीय परियोजना के बाद हम डिटेल से धीरे धीरे करके एक एक परियोजनाओं को समझते जाएंगे। तो अब देखिए बहुउद्देशीय योजनाएं जी, बहुउद्देशीय परियोजना यानी एक उद्देश्य ले नहीं, अनेक उद्देश्यों के लिए बनाया गया। बहुउद्देशीय परियोजना में अगर हम पहली बात करें तो यहां लेते हैं हम भाखड़ा नांगल को, एक नंबर पे लेते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। ओके, 2 नंबर पे चंबल घाटी परियोजना। कौन सी? चंबल घाटी। और चंबल घाटी के बाद देखो 3 नंबर पे आएगी माही बजाज सागर परियोजना। और जो 4 नंबर लेते हैं वो व्यास। कौन सी? व्यास नदी घाटी परियोजना। ये जो 4 परियोजनाएं हैं ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था? पंडित नेहरू वो कहते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये आधुनिक भारत का मंदिर है। किसके लिए कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कहा है। ओके, अब हम देखो 1 बाय 1 सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है चंबल नदी घाटी परियोजना। जो चंबल नदी के बारे में हम बेसिक पहले से पढ़ चुके हैं और चंबल नदी पर बंधे बांधों के बारे में भी हम सविस्तार पढ़ चुके हैं। तो जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो पीछे की क्लास जरूर देखेगा। चंबल नदी घाटी या फिर नदियों के अपवा तंत्र को क्लास डिटेल से विस्तार से पढ़ाया गया है, वहां आप अवश्य इन क्लासों को देखिएगा। वहां पे अब जो हम चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे तो वहां पर इनका कितना हिस्सा है राजस्थान मध्य प्रदेश का, कितने चरण में बांध बने हैं और कितने बांध हैं, फिर कौन कौन से बांध को किस उद्देश्य हेतु बनाया गया है, ये अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब देखें चंबल नदी घाटी परियोजना जी, चंबल नदी घाटी परियोजना। सबसे पहला एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इसमें हिस्सेदारी किस किस की है। जी, हिस्सेदारी की बात करें तो याद रखना राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसका जो हिस्सेदारी है वो 50-50 है, 50-50% की है। यानी साझेदारी की बात करें तो चंबल नदी घाटी परियोजना किन 2 जिलों की या किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और हिस्सेदारी की जब बात करें तो 50-50 करना है, 50-50 करना है। देखिए इसी चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 चरण में 4 बांध बने। 3 चरण में कितने बांध बने हैं? 4 बांध बने। ओके, तो वो 4 बांध देखिएगा कौन कौन से हैं जो 3 चरण में बने हैं।
सबसे पहली बात करें तो जो पहला चरण था इनका प्रथम चरण जो 1960, इस प्रथम चरण के अंतर्गत यहां पर 2 बांध बनाए गए। कितने? 2 बांध। जो पहला बांध था वो था गांधी सागर बांध, यानी चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर बांध 1960 में। और दूसरा जो बनाया गया वो था जी कोटा बैराज। ये जो बांध बनाया गया ये मध्य प्रदेश में और ये अपने कोटा में। ओके, ये बात आपको याद रहेगी। इसके बाद जो दूसरा चरण वो 1970, यानी दूसरे चरण 1970 के अंतर्गत चंबल नदी पे जो तीसरा बांध बनाया गया वो था राणा प्रताप सागर बांध निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ये बात आप पहले से जानते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात आती है तीसरे चरण की। तीसरे चरण में जो बांध बना तीसरा चरण ये 1972 को जिसे हम कोटा डैम कहते हैं, कोटा डैम या फिर जवाहर सागर बोरावास कोटा में बनाया गया। यानी ये चित्तौड़ में और ये कोटा में, ये 3 चरण में 4 बांध बने। अब देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं गांधी सागर से। इस गांधी सागर बांध पर विद्युत हेतु 23 मेगावाट की 5 इकाइयां लगाई गई। टोटल यहां पे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया। ओके, नेक्स्ट बात थी राणा प्रताप सागर जी। राणा प्रताप सागर बांध पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां लगाई गई। तो इसको गुणा करेंगे तो 172 आएगा, 172 मेगावाट आएगा। तो 172 मेगावाट जो विद्युत का उत्पादन किया गया वो राणा प्रताप सागर बांध के अंतर्गत रखा गया। कोटा डैम जो ये वाला है इसमें 23 मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयां लगाई गई। देखिएगा ध्यान से, यानी 23 है, फिर 43 है, फिर 33 है, और यहाँ पे 5, फिर 4 और फिर यहाँ पे 3। ओके, और यहाँ पे 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया। ओके, ये बात आपको याद रहेगी। और हिस्सेदारी की बात जब आती है तो 50-50% की बात है, 50-50% की बात है। अब बात देखिएगा इसे कोटा बैराज जी। कोटा बैराज से सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई। और इससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता। और सिंचाई के लिए 2 एक से लिफ्ट नहर निकाली गई। लिफ्ट नहर, कितनी लिफ्ट नहर निकाली गई जी? 2 निकाली गई। एक लिफ्ट नहर से जो सिंचाई की गई वो कोटा बूंदी में, और दूसरी जो लिफ्ट नहर थी उससे में कोटा और 12 जिले को, यानी इसमें झालावाड़ जिले में सिंचाई नहीं होती। ये बात आपको खास करके चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बातें याद रखनी है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत एक तो संयुक्त साझेदारी किनकी है और उसमें कितना कितना हिस्सा है, कितने चरण में ये नदी घाटी परियोजना को काम में लाया गया। तो 3 चरण में 4 बांध बने और 4 बांधों से आपको मैंने बेसिक जानकारी दी है। बेसिक जैसे इससे पहले जितनी भी संपूर्ण जानकारी गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और कोटा डैम या जवाहर सागर से, ये हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगी माही बजाज सागर बांध परियोजना। अब देखिए माही बजाज सागर बांध परियोजना जी, माही बजाज सागर बांध परियोजना। तो माही नदी के उद्गम के संदर्भ में भी आप अच्छे से जानते हैं कि माही नदी का जो उद्गम होता है वो मेहंद झील, अमरोरू पर्वत, धार जिला मध्य प्रदेश से होता है, मेहंद झील से, और राजस्थान के ये खादूग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं। यू आकार में ये वापस घूमती है, यानी दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से वापस निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है
और इसी माही नदी के किनारे बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम और प्रतापगढ़ के अंदर काकाजी की दरगाह, और अगर हम डूंगरपुर में बात करें तो बणेश्वर धाम या फिर गलियाकोट डूंगरपुर वाला बोहरा संप्रदाय के प्रधान पीठ, निष्कलंक संप्रदाय के प्रधान सावला डूंगरपुर में। इस प्रकार से हमने संपूर्ण जानकारी जो माही नदी के संदर्भ में हमें पढ़नी थी वो सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है इन परियोजनाओं से संबंधित। तो सबसे पहली बात आती है कि माही बजाज सागर परियोजना में साझेदारी की बात आती है। ये संयुक्त किन दो राज्यों की संयुक्त साझेदारी है? तो एक तो राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें जो हिस्सेदारी है वो याद रखिएगा 45-55 का है, यानी 45% हिस्सा राजस्थान और 55% हिस्सा गुजरात। देखिएगा इसी परियोजना के अंतर्गत माही बजाज सागर बांध परियोजना के अंतर्गत इस पर 3 बांध बने हैं। सबसे पहली बात करें तो एक आता है माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और माही नदी पर बना है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह बात आप पहले से जानते हैं। देखिएगा माही बजाज सागर जो बांध है इसको 1966 के समझौते, यानी समझौता जो हुआ था 1966 के समझौते के अंतर्गत इसको जो स्वीकृति मिली थी वो 1971 ईस्वी को मिली, जबकि राष्ट्र को जो भी ये समर्पित किया गया, राष्ट्र को समर्पित ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर बांध परियोजना को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? तो 1983 को। और उस समय हमारे जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ओके, इसके बाद इसी माही बजाज सागर बांध परियोजना के अंतर्गत 1986 ईस्वी के अंदर, ये बहुत विशेष बात है, 1986 ईस्वी के अंदर 50 मेगावाट इससे विद्युत का उत्पादन भी किया गया। साथ ही साथ 1989 ईस्वी को इससे 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया। और ये जो विद्युत थी, यानी कहने का मतलब 140 मेगावाट विद्युत, ये 140 मेगावाट विद्युत की जो खपत तो करेगा जी राजस्थान, यानी इसको काम में तो लेगा कौन? राजस्थान। और इसका जो आर्थिक लाभ है, आर्थिक लाभ जो मिलेगा, आर्थिक लाभ पैसा, वो गुजरात को मिलेगा। ये प्रावधान रखा गया किसके अंतर्गत? माही बजाज सागर बांध के अंतर्गत। इसके बाद इस पर दूसरा जो बांध है वो है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध ये भी बांसवाड़ा में है और आपका माही बजाज सागर बांध भी बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ओके, तो इस कागदी पिकअप बांध से विद्युत का उत्पादन नहीं होता। इसके लिए इसको जो बनाया गया है, इसका जो विशेष यहां पे प्रावधान रखा गया, ये विशेष उद्देश्य जो रखा गया वो था सिंचाई प्रावधान हेतु। तो इससे 2 लिफ्ट नहर निकाली गई, 2 लिफ्ट नहर। एक तो थी आनंदपुरी। लिफ्ट नहर का नाम क्या है? आनंदपुरी नहर। क्या नाम है? आनंदपुरी नहर। और जो दूसरी नहर निकाली गई वो काफी बार पेपर में पूछी गई है, भीखाभाई संगवाड़ा नहर। क्या? भीखाभाई संगवाड़ा नहर। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि भीखाभाई संगवाड़ा नहर से सिंचाई कहां होती है? जी याद रखिएगा, यहां जो सिंचाई होती है वो डूंगरपुर में होती है और इससे भी किस में होती है? डूंगरपुर में होती है। साथ ही साथ इसमें बांसवाड़ा से में भी होती है। कहां होती है? बांसवाड़ा में। ओके, याद रहेगी। अब इसके बाद है कंडाणा बांध। कौन सा? कंडाणा बांध।
जी, एक कडाणा बांध जी गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। याद रहेगा कंडाणा बांध कहां है जी? गुजरात में है। अब ये कंडाणा बांध गुजरात में है, इसका भी वही प्रावधान रखा गया कि इससे जो विद्युत का उत्पादन होगा, विद्युत उत्पादन, उसकी खपत तो करेगा राजस्थान और उसका आर्थिक लाभ लेगा गुजरात। कौन लेगा? गुजरात लेगा। समझ में आई? ये बात थी माही बजाज सागर बांध परियोजना से। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद।